बीच में उन्हें एक अंग्रेज़ लड़की से प्यार हो जाता है। हालांकि अंग्रेज़ लड़की भी उससे उतना ही प्रेम करती थी और वो दोनों फैसला लेते हैं कि शादी कर लेते हैं। शादी के बहुत नज़दीक तक पहुंच चुके थे, लेकिन इसी बीच में इनके घर से एक संदेश पहुंचता है कि तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें आ जाना चाहिए। ये इंडिया आ जाते हैं, लेकिन लड़की के परिवार वाले उन्हें लड़की को इंडिया भेजने से कतराने लगते हैं, मना कर देते हैं। और वजह होती है कि भारत और चीन का उस वक्त युद्ध चल रहा था और स्थिति कुछ ऐसी थी नहीं। ये अपनी दादी के साथ अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं और इसी बीच में एक खबर आती है कि उस लड़की के माता पिता ने उसकी शादी किसी और लड़के से कर दी है। जैसे ही ये बात रतन टाटा जी को पता चलती है तो इन्हें इस बात का दुख हुआ, लेकिन इन्होंने जब भी अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसले लिए वो हमेशा अपने फ़ैसले पर अड़िग रहते थे। ऐसा बताया जाता है, ऐसा दावा किया जाता है कि रतन टाटा ने फिर शादी ना करने का फ़ैसला ले लिया था। उन्होंने कहा कि अब कभी शादी नहीं करेंगे। हालांकि एक दो नाम और उनकी ज़िंदगी में जुड़ते हैं, लेकिन जब उन्होंने कोई शादी की ही नहीं तो किसी का नाम जोड़ने से क्या फ़ायदा। वक्त आगे बढ़ता है और 9 अक्टूबर 2024 की रात को मुंबई के एक हॉस्पिटल के अंदर से खबर आती है, पूरे दुनिया में, पूरे देश में फैल जाती है कि रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। और जैसे ही ये बात पता चलती है तो लोगों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जो लोग रतन टाटा जी के बारे जानते थे वो तो ज़्यादा ही दुख महसूस कर रहे थे, लेकिन जो नहीं जानते थे उन्हें भी कोई कम दुख नहीं था। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति के चले जाने से ऐसे लाखों करोड़ों लोग आखिरकार क्यों दुख मना रहे हैं। ऐसा क्या था उस आदमी में जो लोग उससे इतना प्यार करते हैं, उसे उतना चाहते हैं, उसे उतना सम्मान देते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी को सुनाने से पहले मैं बात करना चाहूँगी कि नमक, मसाले, पानी, चाय, कॉफ़ी, घड़ी, ज्वेलरी, ट्रक या बस, कार हो या हवाई जहाज़ का सफ़र हो, ऐसी लगभग 100 से ज़्यादा बड़ी कंपनियां हैं जहां हर व्यक्ति का किसी न किसी रूप में पाला जरूर पड़ा हुआ है। यह कंपनी है सभी टाटा की। टाटा की कंपनी का जो ब्रांड है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया के लोग उसे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि टाटा अपनी खुद की कंपनी हो, हम जैसे उसके मालिक हों। दरअसल ये कहानी शुरू होती है अब से 200 साल से ज़्यादा पुरानी बात है। मैं बात कर रही हूँ 1822 की। गुजरात प्रदेश का एक गांव लगता है नवासारी और वहाँ एक पारसी परिवार में एक लड़के ने जन्म लिया था जिस लड़के का नाम रखा जाता है नसरबान जी टाटा। दरअसल जब लड़का 20 साल का होता है 1822 में, तब उस लड़के की शादी हो चुकी थी। उसको एक बेटा भी था। उस लड़के ने फैसला लिया कि वो यहाँ गांव में रहकर तो ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, वो जाएगा बाहर, बड़े शहर में जाएगा, कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा। इसलिए वो अपने बेटे को और अपनी पत्नी को लेकर अपने उस गांव को छोड़कर महाराष्ट्र प्रदेश के बॉम्बे शहर पहुंच जाता है, जिसको लोग आज मुंबई के नाम से जानते हैं, उस वक्त बॉम्बे के नाम से जानते थे। बॉम्बे में जाते हैं, वहाँ जाकर सबसे पहला बिजनेस होटल का बिजनेस शुरू कर देते हैं और कपड़े का व्यापार शुरू ही किया था कि जैसे कि व्यापार वो उनका इंतज़ार ही कर रहा था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है वैसे वैसे उनका जो नसरवान जी होते हैं, टाटा का नाम बड़ा होता चला जाता है। इस बीच में कुछ युद्ध भी होते हैं और वहाँ पर इनकी ज़्यादा मांग बढ़ने लगती है कॉटन की। कुल मिलाकर इनकी कंपनी आगे बढ़ रही थी। इनका बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। इनके बेटे का नाम रखा था जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा अभी 20 साल के थे, तब उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम भी बाहर जाओ, दुनिया देख कर आओ, दुनिया सीख कर आओ, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। तो जैसा जोश उनके पिता नसरवान जी टाटा में था, उससे कहीं ज़्यादा जोश उनके बेटे जमशेद जी टाटा में था। वो पहले अपना सफ़र हांगकांग का करते हैं, हांगकांग के बाद लंदन जाते हैं, लंदन के बाद इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, वहाँ जाकर अपनी कंपनियाँ खोलना शुरू कर देते हैं। कॉटन के व्यापार से कहानी शुरू होती है, उसके बाद वो स्टील के व्यापार में चले जाते हैं और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था, इनका नाम भी बड़ा हो रहा था। अब ये सेठ लोगों में इनकी गिनती होती थी। इन्हें लोग दूर से देखते ही जानने लगते थे, पहचानने लगते थे। जमशेद जी टाटा एक बार साल 1989 की ये बात है, 1889 की बात है, महाराष्ट्र प्रदेश के बॉम्बे शहर में एक इलाका है काला रोड़ा, वहाँ पर एक होटल लगता है ओटसन्स होटल में जाना था इनको अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, लेकिन दरबार ने इनको होटल में जाने से रोक दिया।
कहता है कि यहाँ पर सिर्फ यूरोपियन ही अंदर जा सकते हैं, किसी इंडियन को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इन्होंने अपने बारे में बताया कि इनका नाम बहुत बड़ा है, ये बड़े आदमी हैं, तो इन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन होटल के कुछ रूल्स थे, रेगुलेशंस थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ पर सिर्फ यूरोपियन ही अंदर आ सकते हैं, कोई इंडियन यहाँ नहीं आ सकता। तो इस दिन उन्होंने यानी कि जमशेद टाटा ने कसम खाई थी कि वो एक ऐसा होटल बनाएंगे जिस होटल की गूंज न केवल इंडिया में होगी बल्कि पूरी दुनिया में उसकी गूंज होगी। साथ ही उस होटल की सबसे खास बात यह होगी कि उसमें किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं होगी। इसमें उस होटल में जो उसका खर्च उठा सकेगा वो पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसके अंदर आ सकेगा। और जब ये बात उनके प्रण लिए हुए की बात लोगों को पता चलती है तो कुछ लोगों ने तो मजाक भी उड़ाया था कि आखिरकार ये ऐसा कैसे कह सकता है, इतना बड़ा कैसे होटल बना सकता है। इनका स्टील का कारोबार है, इनका कॉटन का कारोबार है, और ये होटल के कारोबार में क्यों हाथ आजमा रहे हैं। इन्होंने होटल बनाया, हालांकि कई साल यानी कि लगभग 10-11 साल का वक्त लग जाता है और होटल बनकर तैयार हो जाता है। मुंबई का है, समुद्र के किनारे गेटवे ऑफ इंडिया है। उस गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने एक होटल बनकर तैयार हो जाता है साल 1903 में। उस होटल का नाम रखा जाता है ताजमहल होटल। ताजमहल होटल एक ऐसा होटल है जिसमें आज भी लोग मुंबई जाते हैं घूमने के लिए तो गेटवे ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, वहाँ खड़े होकर कोई सेल्फी लेता है, कोई वीडियो बनाता है, तो कोई अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करता है। तमाम ऐसी फिल्में हैं जहाँ फिल्मों में भी उस होटल को दिखाया जाता है। बड़े सारे लोग हैं जिनकी यादों में ताजमहल होटल आज भी समाया हुआ है। वक्त आगे बढ़ने लगता है और जमशेद जी टाटा का नाम भी लगातार बड़ा हो रहा था। उन्होंने अपने पिता की जिम्मेदारियां खुद उठाई, उसके बाद अपनी जिम्मेदारियां रतन जी टाटा जो उनके बेटे होते हैं उनको दी। रतन जी टाटा ने अपने पेरेंट्स की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो अपने बेटे नवल टाटा को देनी शुरू कर दी। 10 साल तक उनकी पत्नी से उनके रिश्ते ठीक चलते हैं, लेकिन उसी बीच में उनकी पत्नी से उनका विवाद हो जाता है और वो अपनी पत्नी से अलग हो जाते हैं। पत्नी से जब अलग हुए थे तब उनको 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम रतन टाटा होता है, दूसरे बेटे का नाम रखते हैं जिमी टाटा। लेकिन जब दूसरी शादी करते हैं तो एक और बेटा पैदा होता है, उसका नाम नोएल टाटा रखा जाता है। लेकिन आज की कहानी जो है वो है रतन टाटा जी की है, जिनको रतन नवल टाटा के नाम से भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। दरअसल उनकी जो शुरुआती शिक्षा जो होती है वो मुंबई के स्कूलों में होती है। उसके बाद मुंबई के ही अलग स्कूल जैसे कैथेड्रल और जॉन कॉनल स्कूल से भी इनकी पढ़ाई होती है। जब साल 1955 आता है तब वो उनके परिवार की सहमति के जब इनके माता पिता यानी अलग हो जाते हैं तो इनकी जिम्मेदारी इनकी दादी ने संभाली थी। दादी यानी कि जमशेद जी टाटा जी की जो विधवा होती है, उनकी जो पत्नी होती है, उन्होंने रतन नवल टाटा की जिम्मेदारी संभाली थी। साल 1955 में ये विदेश चले जाते हैं, हार्वर्ड चले जाते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ाई के दौरान इन्हें एक अंग्रेज़ लड़की से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है और उस लड़की से शादी भी करना चाहती थे। वो लड़की भी इनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन इसी बीच में जो इनकी दादी होती है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। बताते हैं कि साल 1962 की वो साल था। दादी की तरफ से खबर पहुंचती है कि तुम्हारी दादी बहुत बीमार है, तुम्हें आना चाहिए। जब वो इंडिया आते हैं तो उस लड़की को भी साथ लाना चाहते थे जिससे शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि इस वक्त भारत और चीन के जो संबंध हैं वो आपस में अच्छे नहीं हैं, युद्ध चल रहा है, जब स्थिति ठीक हो जाएगी तब ये लड़की आ जाएगी। लेकिन इसी बीच में युद्ध की स्थिति भी ठीक हो जाती है, सब कुछ ठीक था। ये अपने पिता की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर देते हैं, लेकिन लड़की के पिता ने धोखे से उस लड़की की शादी किसी और लड़के से कर दी। और जब ये बात रतन जी टाटा को पता चलती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन उन्होंने फिर आगे कभी शादी ना करने का फैसला ले लिया था। शादी करते ही नहीं है। हालांकि एक नाम और जुड़ता है उनके साथ जो सुर्खियों में रहता है। कभी भी सोशल मीडिया पर या अखबारों में किसी इंटरव्यू के माध्यम से ये जानने को समझने को मिल सकता है कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस रही हैं जिनका नाम है जिमी ग्रेवाल। जिमी ग्रेवाल एक अच्छा बड़ा नाम था। उनकी एक फ़िल्म आई थी कर्ज जो ऋषि कपूर के साथ थी। एक फ़िल्म आई थी मेरा नाम जोकर जो राज कपूर के साथ थी, यानी ऋषि कपूर के पिता के साथ आई थी। 3 देवियाँ, साथ ही सिद्धार्थ, इस तरह की कई फिल्में आई थी। जब ये आगे चलकर अपना एक ऐसा पॉडकास्ट, जैसा आज के तार में पॉडकास्ट बोल देते हैं, तो उन्होंने अपना एक पॉडकास्ट शो बनाया था। उस शो में देश की महान हस्तियों को उन्होंने बुलाया था। उस शो में उनसे बातचीत की और उसी बातचीत के दौरान उन्होंने रतन टाटा जी को भी बुलाया था
और जबकि रतन टाटा जी जब जिमी ग्रेवाल जो होती हैं और उनके आपस में जो उन्होंने स्वीकार भी किया था कि विदेशों में हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, हालांकि इसके प्रमाण नहीं मिलते कि ये शादी वादी इन्होंने क्यों नहीं की, इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है। 2 और लड़कियों के नाम भी सामने आते हैं, कुल मिलाकर 4 ऐसी लड़कियों के नाम सामने आते हैं जिनके बारे में बताते हैं कि रतन टाटा जी शादी करना चाहते थे, शादी के बहुत नज़दीक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात ऐन वक्त पर बिगड़ जाती है और बात बन नहीं पाती। ऐसे ही वक्त आगे चलते चलते जब ये अपने पिता की जिम्मेदारियों को उठा रहे थे तो बात थी 1980 की। बताते हैं कि इनकी टाटा मोटर्स कंपनी में उस वक्त 4000 कर्मचारी काम करते थे और एक गैंगस्टर की नज़र इनकी कंपनी पर पड़ जाती है। गैंगस्टर ने इनको परेशान करना शुरू कर दिया था, इनसे रंगदारी वसूलने की कोशिश करने लगा। अब रतन टाटा जी ने पुलिस का सहारा लिया, लेकिन पुलिस भी उस गैंगस्टर के नाम से घबराती थी, परेशान होती थी। अब ऐसी स्थिति में करे तो क्या करें, क्योंकि उस गैंगस्टर ने इसके जो कर्मचारी होते थे उनको भी डराना धमकाना शुरू कर दिया था और डर की वजह से उनके जो कर्मचारी थे वो भी कंपनी में नहीं आते थे। उस गैंगस्टर का सिर्फ एक ही मकसद था, जो रंगदारी के पैसे मांग रहे हैं वो दे दो, उसके बाद अपनी कंपनी में काम करना। लेकिन रतन टाटा जी ने ये सोचा कि अगर मैंने इन्हें पैसे दिए तो आज ये गैंगस्टर है, कल को कोई और नया तैयार हो जाएगा, हो सकता है कि कर्मचारी इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देता। उन्होंने फैसला लिया कि अपने कर्मचारियों को मैसेज दिए, विज्ञापन भेजे। उन्होंने कहा कि आप कंपनी के लिए काम करिए, मैं कुछ ज़्यादा लाभ दूंगा, आपको ज़्यादा सुविधाएं देंगे। और इस सुविधाएं देने का सिर्फ एक ही मकसद था कि गैंगस्टर को पैसे देने से अच्छा है कि अपने कर्मचारियों को फ़ायदा दिया जाए। कर्मचारियों को कुछ फ़ायदा देंगे तो कर्मचारी पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और ऐसा ही होता है। रतन टाटा जी ने जो सोचा था ठीक वैसा ही होता है, कर्मचारी काम पर लौट आते हैं। और जब गैंगस्टर ने परेशान करना शुरू किया तो पुलिस ने इनकी मदद की, पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। वो जेल जब जाता है, छूट कर वापस लौट कर आता है तो बताते हैं कि उसने कसम खाई थी कि वो रतन टाटा जी को छोड़ेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाए। वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था, इनकी कंपनियां लगातार आगे बढ़ रही थी। ये हर बार कोई ना कोई नया प्लान करते थे और कंपनी में हाथ आजमाते चले जाते थे। 1-2 कंपनी से शुरुआत की, 20, 30, 40 इस तरह से कंपनियां इनकी होनी शुरू हो जाती हैं। साल 1998 की ये बात है, इन्होंने एक ऐसी कार लॉन्च की थी, उस कार की धूम पूरे इंडिया में फैल जाती है। कार का नाम रखते हैं इंडिका, इंडिका कार का नाम रखते हैं। और कंपनी को जिस तरह से ये बनाते हैं उसी हिसाब से ये कार जो इतना ग्रो नहीं कर पाई, पब्लिक के दिमाग में नहीं चढ़ पाई और इनको लगता है कि शायद इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसलिए इस कंपनी के विज़न को ये बेचना चाहते थे ताकि विदेशी कोई इस कंपनी को विज़न को ले और ये इसके साथ मिलकर काम कर सके। लेकिन जब विदेशी कंपनी आती है, बिल जो फोर्ड कंपनी है उसके मालिक बिल फोर्ड कंपनी में रहते हैं, उसमें मीटिंग होती है। मीटिंग के दौरान इनकी बेइज्जती कर देते हैं। बेइज्जती कुछ ऐसी की, रतन टाटा जी जब आपको इसके बारे में कुछ समझ ही नहीं थी, इसके क्या खाका के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो आपको ये कंपनी बनानी नहीं चाहिए थी, आपको ये कार बनानी नहीं चाहिए थी, हम इसे ख़रीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। इस तरह की बात थी। जब वो अपने घर जा रहे थे कार से, तब उन्हें जाते जाते ख्याल आता है कि ये बहुत बड़ी बात करके गया है, बेइज्जती करके गया है। तब ये फैसला लेते हैं कि चाहे इससे कितना ही नुकसान हो जाए, इंडिका कार का जो विज़न है वो बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। और उन्होंने अपनी कार का विज़न बेचने से साफ इनकार कर दिया। बिल फोर्ड को मायूस होकर वापस जाना पड़ा और ये अपने काम में लग जाते हैं। अलग अलग कंपनियों में हाथ आजमाना शुरू कर देते हैं, चाहे नमक हो, चाहे ज्वेलरी हो। पनिश ब्रांड इन्हीं का है, ताजमहल होटल हो या फिर ताजमहल की चाय हो। इस तरह के बहुत सारे ब्रांड हैं, जो 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं इनकी बन चुकी थी। वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था और वक्त का पहिया जैसे आगे बढ़ता है, साल 2008 में फोर्ड कंपनी का दिवालिया निकल जाता है। और जब फोर्ड कंपनी का दिवालिया निकल जाता है तो वो अपनी कंपनी को नीलाम कर रहे थे। इसी बीच में पता चलता है कि रतन टाटा जी उसमें हिस्सेदारी लेते हैं और जाते हैं, और जाने के बाद इस कंपनी को वो टेक ओवर कर लेते हैं, अपने अंडर में ले लेते हैं। जब टेक ओवर कर रहे थे तो उन्होंने, बिल फोर्ड ने कहा था कि टाटा जी आपने इस कंपनी को लेकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तब इन्होंने लैंड रोवर और जगुआर कंपनी को अपने हिस्से में ले लिया था और उस पर काम करना शुरू कर दिया था। आज लैंड रोवर की पहचान है, और जब वो दौर था जब लैंड रोवर और जगुआर डूब रही थी, लेकिन रतन टाटा जी के हाथ से लगते ही वो एक सोना बन जाती हैं और चमकने लगती हैं। वक्त का पहिया ऐसे बढ़ रहा था, जब लोगों को ये बात पता चलती है
जिस व्यक्ति ने इस रतन टाटा की बेइज्जती की थी और उसी के लिए उन्होंने उसको कंपनी को टेक ओवर कर लिया था, खरीद लिया था। 26/11/2008 की ये बात है। पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों की संख्या लगभग 10 के आसपास बताई जाती है। वो समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश कर जाते हैं और अलग अलग हिस्सों में जाकर उन्होंने गोलीबारी करना शुरू कर दिया था। उनके सामने जो भी पड़ रहा था उसको गोली मार रहे थे, उसकी हत्या कर रहे थे। कुछ आतंकवादी ऐसे होते हैं जो समुद्र के रास्ते से जाते हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ से वो सीधा एंट्री करते हैं ताज होटल की तरफ। ताज होटल जो इंडिया का जाना माना है, जो मुंबई का जाना माना नाम है, उसके अंदर जाते हैं और बताते हैं कि लगभग 300 से ज़्यादा गेस्ट उसके अंदर थे, कर्मचारी उसके अंदर काम कर रहे थे और इसी बीच में जिसको देख रहे थे ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। हालांकि जैसे ही किसी कर्मचारी ने रतन टाटा जी को ये सूचना दी कि आपके इस होटल के अंदर कुछ आतंकवादी घुस आए हैं और वो गोलियां चला रहे हैं, मार रहे हैं, तब रतन टाटा जी ने संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन संपर्क हो नहीं पाता। तब वो वहाँ से सीधा पहुँच जाते हैं उसी होटल में और होटल में अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्मचारियों ने, गार्डों ने, सुरक्षा गार्डों ने, पुलिस वालों ने उन्हें बाहर ही रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। वो कहने लगते हैं कि मेरे कर्मचारी, मेरे गेस्ट अंदर परेशान हैं, अंदर गोलियाँ चल रही हैं और ऐसे वक्त में मैं बाहर हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये बात जब अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि होटल का मालिक जो इतना बड़ा आदमी है वो अपने कर्मचारियों को लेकर, अपने लोगों को लेकर इतना ज़्यादा फिक्रमंद है, इतना परेशान है, सुबह से शाम हो जाती है लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलते। तब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जो कुछ रेहड़ी वाले थे उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, आम लोग थे उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, पुलिस वाले हैं वो मारे जाते हैं, जो उनके गेस्ट थे होटल के अंदर वो भी मारे जाते हैं, उनके जो कर्मचारी हैं वो भी मारे जाते हैं। एक कर्मचारी तो ऐसा था जिनके बेटा और पत्नी भी मारे जाते हैं, लेकिन उसने अपनी फ़िक्र किए बिना ही अपने कर्मचारियों की, जो कर्मचारी होते हैं, साथ ही अपने जो गेस्ट होते हैं उनकी सुरक्षा में लग जाते हैं, उनकी मदद करने में लग जाते हैं। लेकिन वो होटल से भागे नहीं। जब ये बात अमेरिका या कहीं बाहरी विदेशी मुल्कों को पता चलती है तो इस पर रिसर्च होता है बाकायदा कि आखिरकार ऐसे क्या कर्मचारी हैं, ऐसे उन्हें क्या दिया जा रहा है कि रतन टाटा जी की तरफ से कि वहाँ गोलियाँ चल रही हैं और गोलियाँ चलने के बावजूद भी मौका था भागने का लेकिन भाग नहीं पाते। ये पता चलता है कि अपने कर्मचारियों के प्रति इतना शानदार व्यवहार करते थे कि जिससे कि हर कर्मचारी को इनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरे घर के सदस्य हों, जैसे मेरे परिवार का कोई हिस्सा हो। और परिवार के हिस्से में जब परिवार मुसीबत में आता है तो परिवार के लोग किसी को भी छोड़कर नहीं जाता कोई भी। इसलिए कर्मचारी पर जो रिसर्च किया गया था वो बात सच पाई जाती है। और जब ये बात रतन टाटा जी को पता चलती है कि कोई भी कर्मचारी, एक भी कर्मचारी होटल से भागा नहीं, तब इन्होंने अपने उन कर्मचारियों के कर्जे माफ़ किए। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक उनकी सैलरी भी देंगे और उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे। जो कर्मचारी मारे जाते हैं, जो लोग मारे जाते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा हो, उनके बच्चों की चिकित्सा हो या फिर अन्य सुविधाएं, उनके बारे में भी ना केवल उनके बारे में बल्कि जो रेहड़ी वाले होते हैं उनके बारे में भी ऐसा बताया जाता है कि एक लड़की टांग में गोली लग जाती है और उस लड़की के बाद में वो अजमल कसाब को पहचान लेती है। उस लड़की के ऊपर जितना भी खर्चा आता है रतन टाटा जी अपने ऊपर लेते हैं। आसपास में जितने भी लोग होते हैं 20 दिन में ही उनकी सुविधाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जबकि ये भी बताया जाता है कि सरकार की तरफ से उन परिवारों को लगभग 10-12 साल लग जाते हैं उन तक पहुँचने में, लेकिन रतन टाटा जी ने महज 20 दिन में ही सब लोगों की मदद कर दी थी और भविष्य में भी मदद करने का भरोसा दिलाया था। शायद यही वजह थी जो कर्मचारी जा सकते थे लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर वो जाते नहीं हैं।